Waves and Sound, Lecture 8. जैसे कि अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टैंडिंग वेव हम लोगों ने पढ़ी थी। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। उन पॉइंट्स में किसी की प्रॉब्लम है? उन पॉइंट, हाँ मतलब पहले 4 के अलावा सारे पॉइंट्स, तो लास्ट वाले के अलावा सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। पहला पॉइंट अबाउट था कि भाई प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव में जो डिफरेंस है वो क्या है। प्रोग्रेसिव में सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग में सेम नहीं होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट था जिनका सेम होता है, जिनका एम्पलीट्यूड 0 होता है उन्हें बोलते हैं नोड। ठीक, या है ना, एम्पलीट्यूड 0 होना, या वो पार्टिकल जो हमेशा रेस्ट पे रहे, है ना, दोज ऑसिलेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटीनोड। जनरल इक्वेशन क्लियर ही थी, है ना। जनरल इक्वेशन से चौथा पॉइंट एक आया था कि अगर एम्पलीट्यूड टर्म में, अगर हमारा x बराबर 0 पे नोड है, क्या है, तो एम्पलीट्यूड टर्म क्या होगा, 2a sin kx। और अगर x बराबर 0 पे एंटी नोड है तो ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है। पांचवा पॉइंट मैंने बताया था, ऑल पार्टिकल विद इन अ सेम लूप ऑसिलेट इन सेम फेज, इन पार्टिकल इन कंजुगेटिव लूप ऑसिलेट इन अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब पाई फेज का डिफरेंस होना। ठीक है, मैं आपको ये बात ऊपर डायग्राम में समझा देता हूं। ठीक है, सेम लूप का मतलब हो गया लाइक जैसे ये जो लूप है, इस लूप में अगर आप देखेंगे जितने भी पार्टिकल्स हैं, भाई स्ट्रिंग एक्चुअली तो यहाँ थी, ये स्ट्रिंग है हमारी, बट बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस वो सारे पार्टिकल्स अभी कहाँ पे, इस तरह मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, जैसे ये वाला पार्टिकल अभी कहाँ पर है, यहाँ पे, है ना। तो क्या ये वाला पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन यही हुआ ना, बोलो। इस वाले पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन यही तो है पक्का। तो ये वाला पार्टिकल आपका ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, करेगा, बोलो। तो इस मोमेंट पे ये वाला पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे है। इसके जस्ट पड़ोस वाला पार्टिकल ले लेते हैं, ये वाला कहाँ पे है, यहाँ पर है। ये भी जिस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है वो अपने उस एक्सट्रीम पे है, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो सारे पार्टिकल जो हैं कहाँ पे हैं, अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस में। तो सारे पार्टिकल सेम फेज में नहीं हो गए, क्योंकि सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पे हैं। और अपकमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये सारे पार्टिकल कहाँ जाएंगे, नीचे आएंगे। तो सारे पार्टिकल्स का फेज कैसा हो गया, बोलो, सेम हो गया, हो गया। अब इसको देखो और इसको देखो, मान लो यहां से समथिंग एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो यहां पर है और नीचे आ रहा है। फिर यहां से एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो यहां पर है अभी, और कहां जा रहा है, तो दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, पाई फेज डिफरेंस है। तो कंजुगेटिव लूप से जितने पॉइंट्स होते हैं उनमें कितना फेज डिफरेंस होता है, और सेम लूप में जितने पॉइंट्स होते हैं सारे सेम फेज में होते हैं, सारे सेम फेज होते हैं, बिकॉज सारे पार्टिकल जो है वो कहां पे है, एक्सट्रीम पे। बोलो ये पॉइंट क्लियर है? तो वही वो पॉइंट लिखा है लैंग्वेज में कि ऑल पार्टिकल्स विद इन अ सेम लूप ऑसिलेट इन सेम फेज, एंड पार्टिकल इन कंजुगेटिव लूप ऑसिलेट इन अपोजिट फेज। आई होप ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो कुछ बातें हम लोग और स्टडी करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है 6 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 नंबर है,
इन डायग्राम्स का भी यूज होगा हमको, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा एक दूसरा पॉइंट समझ लें पहले। अगला पॉइंट हमारा छठा नंबर, ठीक है। 6 पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, और ये एक बात को और एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा, प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, होती है कि नहीं होती है? बट इन स्टैंडिंग वेव क्या एनर्जी ट्रांसफर होगी? आंसर नहीं, क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव है, नाम देखो स्टैंडिंग वेव है ना। उसमें पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगी वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कराएगी उसको, ठीक। जैसे मान लो, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। लिखो, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लूप टू another लूप। एक लूप से दूसरे लूप में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, बट देयर इज, ठीक, बट देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी between nodes and antinode, ठीक है। नोड्स एंड एंटीनोड, there is some transfer of energy between node and antinode। जैसे आपको मैं दिखाता हूं, मान लो ये स्टैंडिंग वेव है और ये लूप हमें गिवन है, ठीक है। तो इसमें हमको पता है कि ये वाला पॉइंट क्या है, नोड है। ये वाला पॉइंट भी क्या है, और ये वाला पॉइंट अगर बोले, ये पोजीशन बोले तो क्या बोलेंगे इसको हम, एंटी नोड। क्या बोलेंगे, एंटी नोड्स। तो जैसे अभी स्ट्रिंग का हमको ये शेप गिवन है, ठीक। तो मुझे बताओ इस टाइम पे जो एंटी नोड वाला पार्टिकल है, उस पार्टिकल के पास, उस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी? पहले पहले बताओ, ये बात बहुत फील करने वाली इसलिए बोल रहा हूं, बाद में लिखना। बताओ, स्पीड 0, वही कहां पर है, और इस पार्ट का एलोंगेशन वो भी 0। एंटी नोड की एनर्जी अभी कितनी है, बोलो। जो स्ट्रिंग का पार्ट एंटी नोड पे है उसकी एनर्जी कितनी है, बोलो कितनी है? क्यों 0 है, क्लियर है? क्योंकि एक्सट्रीम पे तो काइनेटिक 0, और एक्सट्रीम पे तो हम वो याद है ना, वो वाला तरीका dx करके ना, तो एलोंगेशन कुछ है नहीं, तो एंटी नोड की एनर्जी इस टाइम पे। अब बात करते हैं नोड की। नोड वाले पॉइंट के पास एनर्जी कोई है क्योंकि नोड वाला पॉइंट अगर ध्यान से देखें, थोड़ा ऐसे बना दे डायग्राम, तो ये मीन पोजीशन वाला पॉइंट हुआ ना, तो यहां पे जो नोड पे जो पॉइंट होगा उसका एलोंगेशन मैक्स होगा, तो उसके पास अभी कौन सी एनर्जी होगी,
पोटेंशियल एनर्जी होगी इस वाले पॉइंट के पास, बट काइनेटिक नोड वाले के पास काइनेटिक नहीं होगी। ठीक है, अच्छा तो मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा हाथ से बताया था कि जैसे अभी ये स्ट्रक्चर गिवन है, ये स्ट्रक्चर गिवन है, अभी ये हो जाएगा ऐसा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये होगा, तो ये पूरा एक साइकिल पूरा हुआ। देखो ऐसे है अभी करंट डायग्राम, फिर ऐसे स्टेट हो जाएगा, ये हो गया 1/4, फिर ये हाफ, फिर 3/4, फिर ये कंप्लीट एक ऑसिलेशन। बोलो हाँ या ना, हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आई बात ये वाली? क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो बताओ 1/4 के बाद स्ट्रिंग का शेप कैसा होगा? 1/4 के बाद स्ट्रिंग का शेप बोलो, 1/4 के बाद बोलो कैसा होगा? स्ट्रेट, स्ट्रेट होगा। और जो एंटी नोड वाला पॉइंट है वो अब कहां जा रहा होगा? चलो रुको रुको, पहले नोड पे आते हैं। इस टाइम पे नोड के पास एनर्जी होगी कि नहीं, बल्कि जवाब दो, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेट स्ट्रिंग जो है स्ट्रेट है, नो स्ट्रेच्ड, होल स्ट्रिंग में स्ट्रेच है ही नहीं, और नोड तो फिक्स था, तो नोड के पास एनर्जी अभी कितनी है? पहले किसके पास एनर्जी जीरो थी, अभी किसके पास जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नोड ने क्या दिया? अपनी एनर्जी एंटी नोड को ट्रांसफर कर दी। समझ रहे हो? अब अगला शेप जो आएगा वो ये आएगा। फिर इसमें क्या हुआ? एंटी नोड के पास स्पीड कितनी हो गई? जीरो, पोटेंशियल जीरो, अभी इसके पास एनर्जी कितनी है? जीरो, सारी एनर्जी किसके पास आ गई? तो जो स्टैंडिंग वेव होती है ना, उसमें नोड्स और एंटी नोड्स के बीच में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ, अब मेरी बात पे जवाब देना है, क्या एनर्जी ट्रांसफर होती है स्टैंडिंग वेव में? सुनो मेरा क्वेश्चन अभी अधूरा है। अगर देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना चाहिए, कैसा कि सर एक लूप से दूसरे लूप में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन नोड और एंटी नोड के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होती है। बात समझ में आ गई? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अब अगर मैं इस स्टेट में बोलूं, करंट स्टेट में जो एनर्जी हो गई अभी, मैं नोड और एंटी नोड को अगर सिर्फ काउंट करूं तो वो होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नोड पॉइंट्स। ठीक, ठीक है, और टोटल एनर्जी ऑफ एंटी नोड होगा वो कितना होगा? इस पोजीशन पे जीरो होगा। फिर आते हैं कहां पे? दूसरे डायग्राम में। अभी जो टोटल एनर्जी होगी नोड और एंटी नोड के वाले पॉइंट्स में, तो नोड की तो जीरो हो गई, ठीक, अब तो सारी एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी नोड पॉइंट्स। अच्छा एक बात का और जवाब दो, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? एंटी नोड वाले की कि अदर देन एंटी नोड वाले की? एंटी नोड वाले की। ठीक, तो ये होगी, ऐसे एरो बना लो। ठीक, ऐसी होगी स्पीड। यहां पे ऊपर लिख देना कि टोटल एनर्जी ऑफ, इसकी जीरो होगी, नोड नोड की जीरो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अदर देन एंटी नोड नोड पॉइंट जो है, अदर देन एंटी नोड और नोड वाले पॉइंट जो है उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सिर्फ नोड एंटी नोड की एनर्जी जो है आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। ओके, देख लो उसको फटाफट।
प्रॉपर्टी शो करने का मतलब क्या होगा? तो स्ट्रिंग के शेप से आपको डिसाइड हो जाएगा ना कि अभी एनर्जी एंटी नोड और नोड के बीच में एनर्जी किसके पास है। अगर स्ट्रेट है स्ट्रक्चर तो उसका मतलब अभी एनर्जी किसके पास है? एंटी नोड के पास। अगर ये स्ट्रक्चर है तो नोड के पास। ठीक है। अगर कुछ जनरल डायग्राम है मान लो, है ना, कुछ ऐसा डायग्राम है कि अभी एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचा ऐसे, तो दोनों के पास पार्शली होगी, कुछ नोड की पोटेंशियल, कुछ एंटी नोड की काइनेटिक। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो ऐसे बन जाए डायग्राम, दो लूप बन गए, तो अब ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा अगले इसमें, अगले हाफ ऑसिलेशन के बाद। ठीक, तो यहाँ पे 3 नोड्स हो गए और 2 एंटी नोड हो गए, तो जो अब एनर्जी ट्रांसफर होगी 3 नोड और दोनों एंटी नोड के बीच में हो जाएगी। ठीक है, बोलो नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है सभी को? ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब डालो हेडिंग। अब जो बताने जा रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो, तो इसलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, MO, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मैं लिख देता हूं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, ओके, चलो देखते हैं फटाफट। पहला, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको याद होना बहुत जरूरी है ना? ठीक है। पहला है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है ना? अभी जिसकी बात करेंगे इसमें स्ट्रिंग क्या होगी, दोनों एंड पे फिक्स होगी। अब ध्यान से देखना जरा, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली, इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। कितनी है? मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। ठीक है, और उसमें मैंने मान लो सबसे पहले, भाई दोनों एंड कैसे हैं इसके, फिक्स्ड हैं। देखो स्ट्रिंग वाले केस में दो केस होते हैं ना, एक केस होता है दोनों एंड फिक्स्ड और एक वन एंड फ्री। याद करो, रॉड में रिंग घुसा के ऊपर, याद आया? दो केस होते हैं ना, तो पहला केस हम कौन सा देख रहे हैं, बोथ एंड फिक्स्ड। तो सबसे सबसे मिनिमम लूप कितने बन सकते हैं बताओ अभी? तो आंसर आएगा सर 1। मिनिमम लूप जो बनेंगे वो बनेंगे 1। तो मैं एक लूप बना दे रहा हूं, बन गया तुम्हारा एक लूप, बन गया। और अभी ये बातों को सुनना ध्यान से हैं। तो ये हमारा सिंगल लूप हो गया मान लो। तो मैंने आपको वो क्या बोला था, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, एल। पहले सुनो, अभी लिखो नहीं, अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, तो ये मेरी बात सुनो, क्योंकि नहीं सुनोगे ना गड़बड़ हो सकता है, बताए? ये नोड और ये एंटी नोड। ठीक है, और इसको बता, ये वाला जो पहला वाला केस है ना, ये वाला, ये एक तरीके से मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी का केस है। कौन सा केस है?
मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, अभी आपको प्रूव भी कर दूंगा मैं, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वाला केस है, अभी मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते हैं। अभी एक्चुअली हम लोग को निकालना है फॉर द ईच स्टैंडिंग वेव, मतलब अभी ऐसे इसमें एक लूप है, अभी मैं आगे 2 लूप बनाऊंगा, फिर 3 लूप बनाऊंगा, तो इन सब के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा भाई, स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी टू लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया, स्पीड अपॉन लैम्डा, तो हमें स्पीड चाहिए और लैम्डा चाहिए, और स्ट्रिंग में जो स्पीड होगी वो डिपेंड करती है टेंशन और म्यू पे, तो टेंशन और म्यू सेम है, अगर मान लो टेंशन और म्यू अगर सेम है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा, तो लैम्डा जैसे बदलेगा फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंगली बदल जाएगा, समझ में आई बात। तो देखते हैं, हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग का मास पेनिट्रेंस सेम ही होगा ना, उससे वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और टेंशन हम सेम ले लेंगे, ठीक है, क्लियर। भाई स्ट्रिंग सेम ही है, डिफरेंट थोड़ी ना हो रही है, स्ट्रिंग जब डिफरेंट होगी तभी तो म्यू डिफरेंट होगा, नहीं बात क्लिक कर रही है अभी। चलो तो अब हम करते हैं, तो पहले मैं निकालता हूं म्यू वन, इसको मैं डालता हूं म्यू वन, म्यू वन हो गया क्या, स्पीड अपॉन लैम्डा, अभी लिखना नहीं, बात सुनना बस ध्यान से, कोई ऐसा स्टेप ना हो जाए कि जो आप देख ना पाओ और मिस हो जाए आपसे, स्पीड अपॉन लैम्डा, इस केस में लैम्डा निकालना होगा हमको, तो ये बताओ ये पूरी वेव है कि आधी, पूरी वेव का लेंथ कितना होता है, वेवलेंथ, पूरी वेव का वेवलेंथ, पूरी जो कंप्लीट वेव होती है उसका लेंथ कितना होता है, वेवलेंथ के बराबर, तो आधी क्या हो गया, टेक्निकली ये एल किसके बराबर हो गया, लैम्डा किसके बराबर हो गया, 2l के बराबर, ये हो गया 1/2l, और स्पीड की फॉर्मूला हो गया रूट के अंदर t बाई, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी का एक स्पेशल नाम है, वो नाम है फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड ऑफ, या एक और नाम है फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, बोलो क्लियर है, बताओ समझ में आया बात। अब सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में क्या करते हैं, सेकंड केस में स्ट्रिंग उतनी ही बड़ी लेनी है, बट अब की बार लूप्स कितने करने हैं, 2 लूप बनाने हैं, स्ट्रिंग वही करनी है, लूप 2 होने हैं बस, ठीक है। अगर 2 लूप करेंगे तो ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, बोलो हाँ या ना, बनेगा ऐसा। तो इसमें कितने लूप्स हैं बताओ, 2 लूप्स हैं, ठीक। तो इस केस में बताओ जरा मुझे लैम्डा कितना होना चाहिए, एल के बराबर ही हो गया, है ना। और इस केस में अगर म्यू टू निकालें तो वी बाई लैम्डा, लैम्डा कितना, एल, लैम्डा कितना, तो ये थोड़ा सा बनेगा इस प्रकार कि 1/l रूट के अंदर टी बाई म्यू, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ये बनेगा 2 ब्रैकेट 1/2l रूट के अंदर टी बाई म्यू। तो ध्यान से देखो, जो फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी का था, फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी थी, फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी थी, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई उसका, डबल आ गई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, तो इसका नाम होता है इस, ठीक है, वो मैं लिखने जा रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, ये जो म्यूटू फ्रीक्वेंसी है सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है,
ठीक, क्लियर है बात? तो अब ये बताओ, ये तो हो गया दो का लूप, दो लूप हो गए, अब तीसरा लूप बना देंगे और मान लो हम। तो अगर मैं एक और लूप बना दूं, है ना, अगर मैं इसमें एक और लूप ड्रॉ करने की कोशिश करूं, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, तो अब बताओ जरा लेमडा कितना आ जाएगा? अब ये लेमडा हो गया तुम्हारा 3 λ/, मतलब ये लेंथ जो हो गई 3 λ/2 हो गई, तो लेमडा अब कितना आएगा? 12/3। अब μ3 देखो कितना आ जाएगा, v/λ, तो लेमडा कितना, तो इसको मैं ऐसे देता हूँ 3 ऊपर 1/12 रूट के अंदर, ध्यान से देखो जरा, इस बार क्या हो गया, थर्ड वाला 3 टाइम्स हो गया, हो गया, इसका नाम बोलो फटाफट, सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। ठीक, क्लियर है यहां तक बात? अब ऐसे ही आपसे अगर मैं पूछ दूं, अब ऐसे ऐसे ऑन हो जाएगा, आई थिंक चौथे हार्मोनिक के लिए क्या होगा, 4 हो जाएगा, पांचवे के लिए, अरे चौथे ओवरटोन के लिए क्या होगा, चौथे ओवरटोन के लिए 5 होगा वहां पे, यहाँ कहां पे, यहाँ पे, क्योंकि ओवरटोन एक थोड़ा सा पीछे चलता है, मतलब जब यहाँ पे 3 है, देखो सेकेंड ओवरटोन चल रहा है ना, तो उस मल्टीप्लायर से एक नंबर पीछे है, 10th ओवरटोन का मतलब 10th ओवरटोन का मतलब 11 होगा ना, 9 क्यों कह रहे हो? ठीक है, चलो, तो अब ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, हाँ हाँ नोट दे रहा हूं बताएं, अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ बताना जरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन अगर लिखना है तो क्या लिखें, p+1/12 रूट के अंदर p/μ। ऐसे ही मैं अगर पूछूं फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक, तो हार्मोनिक में तो मल्टीप्लायर ही चल रहा है ना, कि तीसरा हार्मोनिक है तो मल्टीप्लायर भी 3 होगा। बताओ ये सबको क्लियर है कि नहीं? तो ये था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फिक्स दैट बोथ एंड्स, नोट कर लो इसको, फिर आगे बताते हैं। देखिए मैंने आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, उसमें देखिए, तो देखिए यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, पढ़िए, λ/, ये कौन सा हार्मोनिक है, फर्स्ट। अब बताइए ये कौन सा है, ये सेकेंड हार्मोनिक हो गया, हो गया, और एल देखो कितना है, लैम्डा के बराबर। थर्ड हार्मोनिक देखो आप, दिख रहा है, तो लैम्डा कितना है, 3/2 लैम्डा। बात समझ में आ गई, बोलिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने एक स्ट्रक्चर और बनाया था, मतलब फोटो है, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक वेव है और एक ये वेव है, ये दोनों सुपर इम्पोज हो रही हैं और फिर ये वेव फॉर्म हो रही है, दिख रही है आपको, बताओ दिख रहा है ऐसा कि नहीं, है ना? देखो जब ये ऐसे आई तो इसका, इनका एम्पलीट्यूड कितना है, पढ़ो ध्यान से, 20, कितना है, 20 20 है,
इसका कितना हो गया देखो, तो जो हम लोग 2a cos kx लिखते हैं ना, ये 2a sin kx या cos kx, उसमें 2a के में a क्या है, उन उन प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड जिनका सुपरपोजिशन हो रहा, जिनसे स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही थी। बोलो क्लियर है बात, ये बात है ना। अच्छा ये देखो, एक मैंने 0.020 सेकंड के बाद का डायग्राम है, इसको खास से ध्यान से देखो जरा, ये दिख रहा है। अब इसमें ये देखो, ये और फिर ये दिख रहा है, ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म करेंगे आई थिंक, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसको इस स्ट्रिंग को ऊपर खींचेगा और ये वाला शेप नीचे खींचेगा, इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 0। ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। बोलो क्लियर है बात, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो लूप काउंट कर सकते हो कितने होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, कौन सा हार्मोनिक है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा ओवरटोन है, 5th ओवरटोन है और 6th हार्मोनिक, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला वाला क्या केस था, ध्यान से देखो, बोथ एंड, अगला डाल लो सेकेंड केस, स्ट्रिंग फिक्स्ड at one end and other end is free, और दूसरा एंड जो हमारा है वो फ्री है। ठीक, बना के देखें आप स्ट्रक्चर, देखो भाई, तो इसके लिए जो हमको एक आइडिया है वो इसका आइडिया है भाई, एक हम रॉड बना लेंगे, ठीक है, ठीक। और अगर अब ये स्ट्रिंग है, सोचना, अगर ये स्ट्रिंग है, मान लो इसकी लेंथ कितनी है, L है, और अगर हम अब इसमें पूछे हैं कि मिनिमम पॉसिबल लूप कितने बनेंगे, इसमें हाफ एंड 3.5 लूप भी हो सकते हैं, तो बताओ कितने लूप हो सकते हैं मिनिमम पॉसिबल, लूप बताइए कितने होंगे, या? कैसे, कैसा, बोर्ड पे आके दिखाओ क्या, फिंगर से बताओ कैसे होगा, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, वो इनटू फ्री है ना, तो नोट कैसे हो सकता है, यहाँ पे नोट हो सकता है क्या, तो फिर हाँ कितना बनेगा, बताओ सभी लोग, कितने लोग बनेंगे, कुछ तो जवाब दो, गलत होगा देखा जाएगा, बोलो मिनिमम। हमको इतना तो क्लियर है ना कि यहाँ पे एंटी नोड होगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्सट्रीम पे जाएगा ना, हाफ, हाफ ही तो बनेगा खाली, मतलब इसमें अगर लूप ड्रॉ करोगे, इट मस्ट बी लाइक दिस, अलग से बनाना पड़ेगा, बनेगा हाफ, तो ये लूप कैसा है हमारा, हाफ लूप है, बोलो क्लियर है बात सभी को, है ना।
ठीक, तो अब जरा इसमें बताओ फटाफट, इसमें लेमडा कितना होगा? वेरी गुड, लेमडा बाई 4, एल बाई 4। ये एल गिवन है ना, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू लेमडा बाई 4, एल बराबर लेमडा बाई 4 होगा। ठीक है, बोलो, तो लेमडा यहाँ से कितना आ जाएगा? 4l। तो जरा बताओ म्यू1 कितना आना चाहिए? v बाई लेमडा, तो ये आ गया 1/4l इंटू रूट के अंदर t बाई म्यू। बोलो क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फंडामेंटल मोड। ठीक, एंड एक और नाम क्या बोल सकते हैं इसका हम? फर्स्ट हार्मोनिक। याद रखना, हार्मोनिक जो है, सुनना पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर यहां फर्स्ट है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? मल्टीप्लायर में वहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना? तो इसमें हमारा म्यू1 तो आ गया। अच्छा ये तो अगला वाला क्या बनना चाहिए? हम्म, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? हम्म, है ना? नीचे ड्रॉ कर देता हूं ऐसे कि आपको थोड़ा सा बस समझ में आ जाए कि वो ऐसा कुछ बनेगा ना? क्यों? अरे ये नीचे वाला, अभी जो जब ऊपर ड्रॉ किया तो नीचे वाला नहीं होगा, है ना? तो नीचे वाला होगा तो ऊपर नहीं होगा, मतलब वो तो मैंने इमेजिनरी बस फील कराने के लिए बता ड्रॉ कर दिया है। चाहो तो उसको डॉट लाइन से कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जरा बताओ इसमें लेमडा इसमें कितना आना चाहिए? हम्म, अगर ये एल है, एल बराबर कितना आना चाहिए? 3 लेमडा बाई, लेमडा कितना हो गया? 4l/3। उल्टा दिया गया, सही लिखा ना? तो जरा बताओ इसमें अब फ्रीक्वेंसी कितना आना चाहिए? v बाई लेमडा, यानी कि रूट के अंदर t बाई म्यू। क्या कहते हो? रूट के अंदर t बाई म्यू, और इंटू में कौन? इंटू में 1/4l, और बाहर कौन? 3। ध्यान देखो, ऊपर क्या था? 1/4l रूट के अंदर t बाई म्यू, और यहाँ पे क्या है? 3 टाइम्स ऑफ दैट। तो जरा नाम बताओ मुझे पहले तो, कौन सा हार्मोनिक है? जरा बताओ कौन सा हार्मोनिक है? अब देखो तुम लोग याददाश्त कितनी कमजोर है। मैंने अभी अभी एक बात बोली थी कि अगर यहाँ, अगर मैंने अभी बोला था लेटेस्ट की जो मल्टीप्लायर है वही हार्मोनिक होगा। अगर थर्ड हार्मोनिक है तो ऊपर 3 होगा, अगर ऊपर 3 है तो कौन सा हार्मोनिक होगा? थर्ड हार्मोनिक। एक ही बात है मतलब। ये कौन सा हार्मोनिक है? तो इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक होते हैं, इवन हार्मोनिक इसमें नहीं होते, ये बात दिमाग में रखनी है। तो चाहो तो इसमें तुम ऐसे म्यू3 लिख सकते हो। ठीक है, ये 3 अगर तुम ये समझो कि थर्ड हार्मोनिक है तो उसको तुम क्या बोल सकते हो? म्यू3। और कौन सा ओवरटोन है? तो ओवरटोन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट ओवरटोन है। क्या है? ओवरटोन अपनी चाल अलग चलता है, मतलब उसका क्या है कि जो है वो है ना। ठीक, तो जरा बताओ सभी लोग सोच के। अरे वो एक कम होता है किसमें? बोथ एंड फिक्स में। इसमें देखो क्या होगा, अभी देखो खुद समझ में आएगा।
चलो बताओ। अच्छा ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया ना, अगला हार्मोनिक में यहाँ पे 5 आना चाहिए शायद। तो अगर यहाँ 5 आ जाएगा तो ये होगा फिफ्थ हार्मोनिक, बट ओवरटोन कौन सा? सेकेंड ओवरटोन। तो कितना डिफरेंस हो गया अब? क्यों सेकेंड ओवरटोन बोल रहे हो या 5 आ रहा है? ऐसे फिर नहीं याद कर सकते ना, तो उसके लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं बना देता हूँ एक बार, देख लो हमसे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं पहले मैं बात करता हूँ हार्मोनिक के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर m ही आ जाएगा, बट m की खास बात क्या होगी? m क्या है? एक नंबर है, सिर्फ ये ऑड नंबर होगा। अब इसमें आ जाओ ओवरटोन में, अगर pth ओवरटोन है तो यहाँ पे क्या हो लिखना चाहिए हमको? ये मैथ्स वाला पॉइंट है, बताओ सोच के। यहाँ आना चाहिए 2p+1। अगर देखो यहाँ पे p की वैल्यू 1 रखो, फर्स्ट ओवरटोन कितना आ रहा है? 2 × 1 + 1 यानी कि 3 आ रहा है। नहीं समझ में क्या बोल दिया मैंने? गलती से लिख दिया, फोर ही होना चाहिए, वो ऊपर सही लिखा है। एल तो लिखा था। हाँ बताओ, ये समझ में आ गया? फर्स्ट ओवरटोन के लिए पी की वैल्यू कितनी होगी? पी की वैल्यू 1। सेकेंड ओवरटोन के लिए, थर्ड के लिए 3। पीएथ ओवरटोन लिखा है ना, तो जो ओवरटोन लिख रहे हो वही नंबर यहाँ पे लिख दो। पांचवा ओवरटोन तो यहाँ 5 लिख दो। ठीक, बोलो क्लियर है बात? ये लिख लो भाई फटाफट। देखिए आप नीचे वाला देखिएगा, है ना? दिख रहा है सभी को? तो उसमें अब ध्यान से देखना, दिख रहा है सभी को? ये है फर्स्ट हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक है? तो वो फर्स्ट के बाद है कौन सा वाला? थर्ड हार्मोनिक। देखो ये क्या है? थर्ड के बाद कौन सा हार्मोनिक आएगा? फिफ्थ हार्मोनिक। अच्छा एक चीज तुम देख रहे हो, स्पीड देख रहे हो, थोड़ी सी स्पीड में डिफरेंस है कुछ? ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि सर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है ना, तो डेफिनेटली सर ये जो ऊपर नीचे वाली जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है? हाँ रिंग, हाँ ऊपर नीचे करेगी वो। मतलब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, द वाइब्रेशन ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर are represented by the equation y is equal to 4 sin pi x upon 15 cos
96 पाई टी। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग वेव की आपको इक्वेशन गिवन है। ठीक है, पूछा है फाइंड, पहला पार्ट ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट एट एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है वेलोसिटी ऑफ, फिर हो जाइए, अगला है तुम्हारा बी, लोकेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। ठीक, फिर अगला है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्स बराबर 7.5 सेंटीमीटर एंड टाइम दे रखा है 0.25 सेकेंड, इस समय पे निकालना है। फिर अगला इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स whose superposition is the given wave। जिन दो वेव से मिलकर बना है वो वेव्स भी आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, सहज तुम्हारा आंसर पहला वाला सही है। इसको आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिस्कस कर दूंगा।